नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों की भावनाओं में एक तरह का नया संचार देखने को मिल रहा है। यह रेचन इसलिए भी हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों से कश्मीरी पंडितों के जनसंहार की बर्बरता को एक बड़ी साजिश के तहत छुपाया गया या फिर इस तरह की किसी भी घटना से साफ इनकार ही कर दिया गया, जैसा कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन अचानक हुआ ऐसा नहीं था। किसी समुदाय जाति का नरसंहार की व्याख्या संख्या के लिहाजे से नहीं बल्कि उसके खिलाफ किए गए अपराधों के इरादे से होता है। कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीर को जातीय रूप से साफ करने का इरादा हमेशा मौजूद था। कालानुक्रमिक रूप से देखें तो खून के प्यासे जिहादी हमेशा कश्मीरवादी को शुद्ध करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने काफिरों को घाटी से बाहर निकाल दिया। अब्दुल कादिर के जहरीले बोल और 13 जुलाई का काला दिन। 1930 के दशक में कश्मीर फिर से कट्टरपंथी इस्लाम से संक्रमित हो गया था, जिसमें अब्दुल कादिर और राघव राम कौल नामक एक कश्मीरी पंडित की आगे की पीढ़ी शेख अब्दुल्ला जैसे महत्वपूर्ण किरदार भी थे। इसे जम्मू कश्मीर राज्य की विडंबना ही कहा जाएगा कि महीनों तक तबाही जारी रही। अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दी गई, अपंग कर दिया गया, लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, इसके साथ ही छेड़छाड़ की गई और यहाँ तक कि जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। मना करने वालों ने पहले अपने बच्चों को फेंक कर कुएं में छलांग लगा दी। पुलिस द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद मारे गए कुछ जिहादियों को शहीद के रूप में सम्मानित किया गया। हर साल 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाकर उन जिहादी आतंकवादियों को शहीद नायक के रूप में स्थापित किया गया, जिसकी पटकथा 1931 के दौरान लिखी गई, जब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अब्दुल कादिर ने आवाज बुलंद करते हुए जनसभा में भाषण देना प्रारंभ किया। उसका कहना था कि जो हाकिम जुल्म करे उसको सफाई हस्ती से मिटाना होगा। अब्दुल की तरफ से महाराजा की ओर से राज्य की मुस्लिम आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में बातचीत की। महाराजा के खिलाफ आग उगलने की वजह से अब्दुल को बंदी बना लिया गया। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल में कादिर के मामले की सुनवाई हो रही थी। बाहर एकत्रित भीड़ ने जेल के दरवाजे तोड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी से 22 लोग मारे गए और अब की बार फिर मुसलमान उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानें लूट ली और कुछ की हत्याएं भी कर दी। कहा जाता है कि यह रियासत में सांप्रदायिकता का पहला वाकया था। स्वतंत्रता के समय भारत में सभी भारतीय क्षेत्रों का राजनीतिकरण एकीकरण संप्रभु भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगस्त 1947 को महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने राज्य की स्वतंत्रता की वकालत की थी। हरि सिंह पहले से ही भारत में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता शेख अब्दुल्ला में नेहरू की रुचि थी। उस समय के आसपास पाकिस्तानियों कश्मीर को बलपूर्वक हथियाने की कोशिश में लगा था, जिसके मद्देनजर उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के नियमित नेतृत्व में फाटा आज के तालिबान क्षेत्र से लगभग 5000 जिहादी जनजातियों ने 22 अक्टूबर 1947 को स्पष्ट आह्वान के साथ इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। पाकिस्तान का ऑपरेशन गुलमर्ग। जब परेशान और हताश महाराजा हरि सिंह ने मदद की उम्मीद के साथ फोन किया तो नेहरू ने दिल्ली द्वारा उन्हें बचाए जाने की स्थिति में नहीं होने की बात कह डाली। राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारी ने महाराजा को धोखा दिया। कर्नल नारायण सिंह सब्यवाल जैसे अधिकारियों को मार डाला गया और दुश्मन को कश्मीर का रास्ता दिखाया गया। मुजाहिदीनों ने बारामूला सेक्टर में तेजी से प्रगति की और 11,000 से 14,000 निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। भीमबर से मीरपुर तक, कोटली और मुजफ्फराबाद से बारामूला तक हिंदू और सिखों का सफाया कर दिया गया। वे केवल लूटपाट करने, घर जलाने, महिलाओं का बलात्कार करने और युवतियों का अपहरण करने के लिए रुके थे। कबायली हमला करते समय नारा लगाते थे, सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे उसका सिर काट कर लिया जाए, जैसे ही कोई भारत समर्थक मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने अस्पतालों और मठों को भिक्षुओं को भी नहीं बख्शा। पहले अपने बच्चों को फेंकने के बाद महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किशन गंगा नदी में छलांग लगा दी। महाराजा के हस्ताक्षर और शेख अब्दुल्ला की रिहाई। जब सरदार पटेल ने नेहरू की लापरवाही के कारण कश्मीर में खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों को श्रीनगर भेज दिया गया और उन्होंने अपना तेज अभियान शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सेना ने बारामूला और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि हरि सिंह ने नेहरू की दृढ़ मांग पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया और उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री तक बना दिया गया। ब्रिटिश से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण ने जम्मू आधारित हिंदू शासक से कश्मीर आधारित इस्लामी नेतृत्व को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। परिणाम दुखद रहे और 70 साल पहले पैदा हुई अराजकता सुलझने से बहुत दूर है। शेख अब्दुल्ला को जेल, JKLF की आहट।
अपनी चालबाजी के लिए पकड़े जाने के बाद शेख को बर्खास्त कर दिया गया और 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस दौरान कश्मीर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। बाद में नेहरू को शेख के लिए बुरा लगा और उनकी मृत्यु से पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। तभी गिलगित में जन्मे अलगाववादी अमानतुल्लाह खान ने 1965 में प्लेबिसाइट फ्रंट की स्थापना की, जिसकी सशस्त्र शाखा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने जनवरी 1971 में श्रीनगर जम्मू की विमान का अपहरण कर लिया। लेकिन उनकी प्रमुख आतंकी गतिविधियां 1980 के दशक में चरम पर पहुंची। 1971 के युद्ध में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान पर अपमानजनक प्रभाव पड़ा कि स्वतंत्र कश्मीर के लिए उनका उत्साह भी कम होने लगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच अन्य महत्वपूर्ण घरेलू समस्याएं भी थी, जिसने कश्मीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शेख अब्दुल्ला और अन्य कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं का रवैया भी बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामी जिहादी चुप थे। इस दौरान कश्मीर के इस्लामिक आतंक के पहले पोस्टर बॉय मकबूल भट्ट ने पुलिसकर्मियों और एक स्थानीय सीआईडी इंस्पेक्टर अमरचंद पर घात लगाकर हमला किया। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अधिकारियों ने भट्ट को पाकिस्तान भागने में मदद की। भट्ट पर लाहौर में एक यात्री एयरलाइन के अपहरण के मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया गया था। शेख अब्दुल्ला की फिर से वापसी होती है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1982 में अपनी मृत्यु तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लगातार चुनाव जीते। हालात बेहतर नियंत्रण में थे। इस्लामिक जिहाद फिर से उभरने लगा। JKLF के अमानतुल्लाह खान को पाकिस्तानी सेना द्वारा विद्रोह शुरू करने का काम सौंपा गया, जिसके बाद में जनरल जियाउल हक द्वारा ऑपरेशन ट्यूपैक के रूप में अधिकारियों की मंजूरी ली। पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, भद्रवाह और अनंतनाग में तबाही मचाई। ये शहरी केंद्र आतंकी केंद्रों में बदल गए। हिंदुओं के खिलाफ दंगों, लूटपाट और आगजनी की एक तांडव, और हर शुक्रवार को कई मंदिरों को जलाकर गिरा दिया जाता। और जगमोहन के लिए गुलशाह की सरकार को बर्खास्त करने और राज्यपाल शासन लगाने और बाद में 7 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति शासन लगाने का मार्ग प्रशस्त किया। 1987 का राज्य चुनाव भारत में सबसे अधिक धांधली वाला चुनाव है, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF नामक गठबंधन को जन्म दिया। गठबंधन के पीछे मुख्य ताकत पाकिस्तान समर्थक हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी, JKLF प्रमुख यासीन मलिक और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन। धार्मिक जुनून को भड़काने के लिए सीमा पार से उदारपूर्वक कट्टरपंथी मस्जिदों और मौलवियों के लिए धन का प्रवाह शुरू हो गया। 1988 के मध्य जून तक शरिया कानून लागू करने के माध्यम से कश्मीर के इस्लामीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करते हुए कई प्रदर्शन आयोजित किए गए। टीवी स्टेशन और सेंट्रल टेलीग्राफ कार्यालय को निशाना बनाकर किए गए 2 बम विस्फोटों को अंजाम दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो जाती है। जिहादियों के बीच फारूक की सरकार की प्रतिष्ठा ढूमिल होने लगी। जुलाई और दिसंबर 1989 के बीच सरकार ने 70 कट्टर पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों को रिहा कर दिया। जिहादी भावनाओं ने एक नया आतंकवादी चरित्र प्राप्त कर लिया था। कश्मीरी हिंदुओं के चुनिंदा घरों पर पोस्टर चिपकाए गए और हंगामा शुरू हो गया। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 1989 की राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जानकारी के बिना यह संभव हो सकता था? राज्यपाल जगमोहन ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 11 जुलाई 1989 को पूरी स्थिति से अवगत कराया। बाद में उन्होंने राजीव को एक खुले पत्र में उजागर किया तो उन्होंने राजीव को PM रहते हुए लिखा था। यह स्तब्ध करने वाला था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस तरह की खबरों पर संज्ञान लेने और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई उचित कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रहे। राजीव फारूक की जोड़ी ने कश्मीर घाटी को जानबूझकर सुनियोजित तरीके से जिहादी आतंकियों के हवाले कर दिया हो, जैसा प्रतीत हो रहा था। जिहाद की खुली उद्घोषणा ने आज़ादी की तथाकथित खोज को पीछे छोड़ दिया। 14 मार्च 1989 बडगाम जिले की प्रभावती की हरि सिंह हाइट स्ट्रीट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी जाती है। 14 सितंबर 1989 को श्रीनगर के हब्बा कदल में JKLF के हत्यारों ने एक प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित, वकील, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता टिक्का लाल टप्लू को गोलियों से भून डाला। 4 अक्टूबर 1989 को एक पूर्व सशस्त्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास हरि सिंह स्ट्रीट बाजार में करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 2 घंटे तक उनका शव सड़क पर ही पड़ा रहा। बता दें कि उन्होंने ही मकबूल भट्ट को फांसी की सजा का आदेश दिया था। बाद में BBC को दिए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर और अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इसे आतंकी मकबूल भट्ट की मौत का बदला बताया था। 31 अक्टूबर 1989 श्रीनगर के शिवपोरा में JKLF आतंकवादियों ने एक गृहिणी शीला कौल की गोली मारकर हत्या कर दी। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उसे एक तरह से बिस्तर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें लावारिस अवस्था में छोड़ दिया गया। 1 दिसंबर 1989 अजय कपूर अपने इलाके में थे, जहां JKLF के आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर डाली। 27 दिसंबर 1989 अनंतनाग के 57 वर्षीय प्रमुख वकील प्रेमनाथ भट्ट को मुस्लिम आतंकवादियों ने सीधे उनके सिर में गोली मार दी।
राजीव गांधी ने दिसंबर 1989 में अपने कट्टर विरोधी विश्वनाथ प्रताप के हाथों केंद्र की सत्ता खो दी। वीपी सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के कट्टर प्रतिद्वंदी मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना गृह मंत्री बनाया। 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के बाद उग्रवादियों के हौसले तो और बढ़ गए। बेहद दहशत में फारूक की सरकार ने 5 खूंखार कैद जिहादी नेताओं को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की। 19 जनवरी 1990 का कश्मीरी हिंदू नरसंहार कश्मीर घाटी में आतंकवादी शासन के सामने सरकारों के आत्मसमर्पण का केवल अंतिम बिंदु मात्र था। फारूक का त्याग पत्र और 4 दिनों तक प्रदेश सरकार विहीन। जैसे ही ठंडी अंधेरी रात गिरी, कश्मीरी हिंदू दहशत में थे जब घाटी इस्लामाबादियों की युद्ध नारों से गूंजने लगी। अत्यधिक उत्तेजक, सांप्रदायिक और धमकी भरे नारे। हजारों कश्मीरी मुसलमान लाउड स्पीकर और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से चिल्लाते हुए घाटी की सड़कों पर उतर आए। काफिरों को अंतिम धक्का दे दिया और कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के जीवन बुरे सपने आने लगे। उन्हें एक बार फिर 3 विकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया, रालिब, सालिब या गैलिब। कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या फिर मारे जाओ। अपरिहार को भांपते हुए फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 1990 को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी से त्याग पत्र दे दिया और लंदन रवाना हो गए। उन्होंने कार्यभार सौंपने का इंतजार भी नहीं किया। 18 जनवरी 1990 से 22 जनवरी 1990 तक जम्मू कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी। जगमोहन जी ने 19 जनवरी 1990 को फिर से राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 22 जनवरी 1990 को ही श्रीनगर पहुंच सके। तब तक जिहादियों ने घाटी पर कब्जा कर लिया। आतंकवादियों ने व्यवस्थित ढंग से कश्मीरी पंडितों का सफाया कर दिया। होली वॉर ने किसी को भी नहीं बख्शा। पुरुष, महिलाओं और बच्चे सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दरिंदगी दिखाई गई। जगमोहन के शासन में नरसंहार वाली थ्योरी झूठी। केवल कुछ मुट्ठी भर भारतीय मीडिया ने मुश्किल से 2-3 लाइनों वाली खबरों के साथ इस नरसंहार को रिपोर्ट किया, वह भी 14वें-15वें पन्ने पर। वहीं इस जिहादी आंदोलन के बुद्धिजीवी और जमीनी सहानुभूति रखने वाले उग्रवादियों को पर्दे के पीछे से झूठ बोलते हुए मार्गदर्शन करते रहे। राज्यपाल जगमोहन की निगरानी में 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, ये उनका सबसे बड़ा झूठ है। सभी उपलब्ध सबूत और गवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार और केंद्र में कांग्रेस सरकार 1986 से 1989 तक थी। कश्मीरी हिंदू नरसंहार से बचाने में बुरी तरह से यह सरकार विफल रही। घाटी में अलग अलग इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की लक्षित हत्या कभी रुकी ही नहीं। दिसंबर 1990 तक 300 से अधिक सरकारी कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी जिहादी आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। पिछली सदी और उससे आगे के कश्मीर के इतिहास का निष्कर्ष है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद और कभी स्वतंत्र संग्राम नहीं रहा। कोई भी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता पर थोपी नहीं जा सकती। यह शरीयत की तलाश में लोकतंत्र को मानने से इनकार करता एक इस्लामी जिहाद था। विडंबना यह है कि दुखद क्रूरता के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कश्मीरी पंडित केवल भाषा, बहस और चर्चा की मर्यादा खोए बिना तथ्य बताते रहे। ऐसे में सरकार के लिए एक सत्य और जवाबदेही आयोग स्थापित करने का इससे उचित समय नहीं रहेगा। इस नरसंहार को अंजाम देने वालों और इसके पीछे छिपे किरदारों को भी बेपर्दा कर दिया जाए। फिर से कश्यप के धरती पर यज्ञ और मंत्र के साथ कातिल और हत्यारों पर न्याय के डंडे चले। तो आज हमने आपको जम्मू कश्मीर में इस्लामिक अलगाववाद की कहानी, जगमोहन के शासन में कश्मीरी पंडितों के पलायन के सच से रूबरू करवाया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।